अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। कल भी एक ज़रा सैड सी एक न्यूज़ थी और आज सुबह उठे हैं तो बिल्कुल आप समझें कि वो तो डबल ही हो गई, क्योंकि आज सुबह सुबह हमें ख़बर मिली हसीना मोइन साहिबा जो हैं वो इंतकाल कर गई। और जब हसीना मोइन साहिबा की किसी भी वक्त जिक्र हो, इससे पहले भी जब उनका जिक्र होता था तो सबसे पहले तो आपको इनके सारे ड्रामे, इनकी पावरफुल कैरेक्टर्स, इनकी पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें याद आती हैं। और फिर ये याद आता है कि जब भी इनसे खुद मुलाकात हुई है, ये खुद कितनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल खातून थी। देखिए, पाकिस्तान में इन्होंने ऐसे वक्त में जगह बनाई जब ज़ाहिर है ख़वातीन इस प्रोफेशन में थीं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं थी। और जो थी ना वो बड़ी कमाल की थी। हम कमल नसीर साहिबा का भी यहाँ पे तस्करा कर दें कि जो कि पीटीवी की पहली न्यूज़ कास्टर थी, पाकिस्तान टेलीविजन की आवाज़, पाकिस्तान टेलीविजन का चेहरा बनी और उसके साथ साथ लॉन्ग टाइम रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ भी। सो उनकी लेगेसी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ साथ हसीना मोइन साहिबा का तो हम तस्करा कर ही रहे हैं, धूप किनारे, तन्हाइयाँ, और हम ड्रामों का तो तस्करा करें ही, लेकिन उसमें जो आपने किरदारों का तस्करा किया ना, एक एक किरदार के पीछे ऐसा लगता था कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त थॉट प्रोसेस है। और इसीलिए उनके किरदारों का इसलिए क्योंकि आप ना जिक्र किए बगैर रह भी नहीं सकते। अब देखिए कितने ड्रामे होते हैं, कितने किरदार होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, सम कम आउट एंड स्टे विद यू। लेकिन इनके जो किरदार थे, इन्होंने जो लिखा, वो आप समझे कलेक्टिव मेमोरी जो है वो पाकिस्तानियों की उस पर एक छाया हुआ है। इट्स लाइक बिकम अ पॉइंट ऑफ कंपेरिजन। आपके जो भी ड्रामे होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, यू कंपेयर देम टू द वंस दैट शी रोट। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहां उर्दू हिंदी बोली समझी जाती थी ना, अक्रॉस द बॉर्डर, इंडिया में भी हसीना मोइन साहिबा के ड्रामों के सब मद्दाह, सब फैन थे। तो आज हम उनको भी याद करेंगे और भी बहुत कुछ है हमारे पास शो में बात करने के लिए। बाय द वे, स्ट्रिंग्स का भी ब्रेकअप हो गया। दे डिसाइडेड टू टोटली ब्रेक अप इन द सेंस कि आपको पता है कि स्ट्रिंग्स को वैसे तो हम एज जजेस देखते थे, उनके गाने भी एक दो आ जाते थे साल में। एल्बम्स तो ऐसा उन्होंने बनाना काफी अरसे से खत्म कर ही दी थी, बट अब बाकायदा से अनाउंसमेंट कर दी है। They did part ways. Yes, that we have parted ways. ये भी एक दौर था, और ये वो दौर था जब पाकिस्तान में हर शख्स जो गुनगुना सकता था ना, वो स्ट्रिंग जैसा पॉप स्टार बनना चाहता था। That's true. मतलब बिल्कुल ही जब बड़ा अच्छा म्यूजिक पाकिस्तान में, वैसे तो हमेशा ही अच्छा म्यूजिक बनता था, लेकिन एक यंग लॉट था जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक लाया था, उसमें स्ट्रिंग्स काफ़ी आगे थे। सो अ लॉट ऑफ पीपल, बट दे हैड बीन परफॉर्मिंग, यू नो, दे हैड बीन मेकिंग म्यूजिक फॉर 33 ईयर्स। तो सोच ही लें कि कितनी जनरेशंस की मेमोरीज होंगी। लेकिन विल टॉक मोर ऑन दैट लेटर, कुछ गाने भी शेयर करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि आज मरियम नवाज की नैब में पेशी थी। पीडीएम इत्तेहाद ने पावर शो की आज पूरी तैयारी कर रखी थी, मस्त कलंदर होना था, बहुत कुछ होना था जी। मगर कल अचानक नैब ने मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी। वजह कोरोना बताई गई और कहा गया कि अब नई तारीख बाद में बताई जाएगी। मरियम नवाज ने रद्द अमल देते हुए कहा, नैब के इंतकाम के दिन गुजर गए, अब वो नैब का नरम शिकार नहीं बनेंगी। तुम्हारा इंतकाम का दौर अब गुजर गया, तुम्हारे चेहरे लोगों ने पहचान लिए। तुम जितनी मर्जी प्रेस रिलीजेस इशू करो कि तुम इसको सियासी इदारा ना समझा जाए, पूरी दुनिया जानती है कि ना सिर्फ ये कि तुम सियासी इदारा हो, तुम एक इंतकामी इदारा हो। और जब तुम्हारा मालिक इमरान खान मुश्किल में आता है, तुम उसकी मदद के लिए पहुँचते हो। नैब को भी, और उसके पीछे जो एक किरदार है जिसका नाम इमरान खान है, उसको भी ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो नैब का थ्रेट है ना, अब इसको मरियम नवाज शरीफ पे और नवाज शरीफ पे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इस्तेमाल मत करना। मरियम नवाज की पेशी मुलतवी होने पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी अली नवाज आवान ने नैब के फैसलों पर मायूसी का इजहार किया। ये जो नैब ने आज किया है, जी नैब ने जो आज किया है, पेशी मुलतवी कर दिया, इससे नैब का इमेज अच्छा हुआ या खराब हुआ? सर, इमेज सिर्फ नैब का एक तरह अच्छा हो सकता है, सिंपल एज दैट। जब आपके रिजल्ट सामने आएंगे, लोग अंदर इसका मतलब है रिजल्ट नहीं है, रिकवरी आएगी, लोगों को पता चलेगा रिजल्ट नहीं है। सब मेरे ख्याल में हमारे नैरेटिव को जितना दचका नैब ने पहुंचाया, वो बात ही खत्म कर दी। और आपको बताएं कि मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से जमानत कबल अज गिरफ्तारी हासिल कर रखी है। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज को अकेले पेश होने का हुक्म देने से मुतालिक दरख्वास्त दायर की थी, जिसको कल अदालत ने निपटा दिया। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, अमन व अमान यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। पीडीएम जमातों के एहतजाज के पेश नज़र नैब ऑफिस लाहौर को रेड जोन करार दे दिया गया था और नैब ने हुकूमत से रेंजर्स
फोर्स और पुलिस की तैनाती की दरख्वास्त भी की थी, जो कि मंजूर हो गई थी, लेकिन अचानक नैब ने मरीम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी। नैब के इस फैसले पर हर तरफ से सवालात उठ रहे हैं। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी साहब। अज़मा साहबा, मरीम नवाज की नैब पेशी ने तो मुलतवी हो गई है। प्रेस रिलीज में बताया गया कि कोरोना से बचाव के लिए ये कदम उठाया गया है। सबके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं हो गया आई गेस, जो आपके कारकुनान और आपके साथ लीडरान के जाने का इरादा था विद पॉजिटिविटी रेशियो ऑफ मोर देन 10% इन द कंट्री। हम पहले भी कह रहे थे कि इट वॉज नेवर अ गुड आइडिया, लेकिन अब आई गेस आप भी और सब लोग रिस्क से महफूज है कोरोना लगने के। इतनी बात सिंपल होती। पहले तो ये है कि आज भी आपको याद होगा कि आज भी लाहौर हाई कोर्ट में गए थे और वहां पर भी उन्होंने जो है वो हमारी जो एहतजाज है उसको मौखर कराने की कोशिश की, जिस पे हाई कोर्ट ने उनको कहा कि ये नहीं हो सकता और आप सियासी मामला को कोर्ट्स में ना लेके आए। पहले इनका प्रोग्राम था मरीम साहबा को अरेस्ट करने का, वो तब कैंसिल हुआ जब मरीम साहबा को बेल मिल गई। उसके बाद प्रोग्राम ये था कि मरीम साहबा को बुला कर वो डराया धमकाया जा सके ताकि उनकी जुबान बंदी हो सके। अब कोरोना की SOPs की धज्जियां आपने आज वज़ीर आज़म हाउस की जो तस्वीर आई है उसमें उल्टी नहीं देखी कि कोविड पॉजिटिव आदमी जो है वो मीडिया टीम को सामने बैठाकर जो है वो खिताब कर रहे हैं और फिजिकली जो है वो एक जगह पे मौजूद है। इसके बाद आपका मेरा ख्याल है कि कोरोना SOPs के ऊपर जो है वो हुकूमत की तो बात ना ही करे तो बेहतर है। हम जो है पूरा मुल्क चल रहा है इस वक्त, हर जगह पर जो है वो बाजार देखें, आप रेलवे स्टेशन देखें, जगह देखें, सबके ऊपर कारोबारी जिंदगी जो है वो चल रहा है। लेकिन जो अपोजिशन है वो अपने लीडर्स को जो है वो नैब के जो है वो हवाले करके वो घर बैठ जाए तो उससे कोरोना कम हो जाएगा। I'm sorry, मैं आइडिया को बात करती हूँ। अच्छा अज़मा, आपने बहुत से पॉइंट्स रेज किए। ये बताइएगा कि अब जब भी नैब मरीम नवाज को दोबारा बुलाए, ये इम्कान मौजूद है कि तब तक ज़मानत की मुद्दत ख़त्म हो गई होगी, तो ऐसी सूरत में मरीम नवाज की गिरफ्तारी का ऑप्शन मौजूद होगा, तो क्या ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार है? देखिए, सियासी वर्कर्स हर वक्त ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार होते हैं। मरीम नवाज साहब तो बहुत ही ज्यादा तैयार होती हैं और वो पहले भी 2 दफा जेल गुजर आई है और जिस केस में उनको बुलाया जा रहा है मैं ये भी बता रहा हूँ, उसमें पहले 42 डेज वो नैब की हिरासत में रह गई है कि केस में जिसको दोबारा बुला रहे हैं। तो वो बिल्कुल किसी जेल से घबराने वाली नहीं है। लेकिन हमने ये जरूर तय कर लिया है कि अब हम अपने लीडर्स को नैब पर नहीं छोड़ेंगे। हम इनको इनके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। हम दुनिया को और जो है वो आवाम को इनका असल चेहरा दिखाएंगे कि हुकूमत जो है वो नैब को अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रही है। नैब उनका एक हैंडपिक जो है वो टूल है जिसके जरिए लोगों की जुबानबंदी करने की कोशिश की जाती है। तो इसको अब हम अब ये अब अपने लीडर्स को जो है वो इनके हवाले कर दें और उन पर तफ्तीश भी कुछ नहीं करते और उनसे बात भी नहीं करते, सिर्फ उनको अंदर बंद रखते हैं, इसकी इजाजत अब नहीं जा सकती। अज़मा साहबा, आज प्रॉपर सियासी शो बनाने का इरादा था PDM और इसके इत्तेहादी जमातों का, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी पूरी तैयारी थी, लेकिन आज का दिन बहरहाल एक कानूनी चैलेंज भी था। इसके साथ साथ एक और कानूनी चैलेंज भी रिमाइंडर के तौर पर आपको याद दिला दें, मुस्लिम लीग नून के लिए डस्का का इलेक्शन भी है, तो उस पर कुछ करने का इरादा है या स्टे ऑर्डर को चैलेंज नहीं करेंगे? देखिए, ये स्टे नहीं है। पहले तो डस्का का जो वो है मेरी मालूमात है उसको बता दें, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनना था, अभी तहरीक लबैक के जो है वकील को सुनना था, अभी मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स जारी थी केस के हवाले से, अभी वकीला को सुनना बाकी था। तो इसलिए सिर्फ उसकी डेट को जो है वो मुलतवी किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बाकी प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी और हम अपना केस इंशाअल्लाह ताला, हमारा बड़ा मजबूत फैक्ट के केस है, हम वहाँ पर भी हुकूमत की फासिद सुरक्षा जो है वो शिकार हुए, लेकिन डीडा दलेरी से जो है लोगों हरकतें करने के बावजूद भी कोर्ट में जाकर भी शर्म नहीं आई। तो हम मुकाबला इनका हर जगह किया है, वहाँ पर भी करेंगे। और आज जो खासतौर पर जो बलदियाती इदारों के हवाले से तारीख साथ फैसला आया है, जिसमें जो ये उनका सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि बलदियाती इदारों को खत्म करके पंजाब हुकूमत में जो है वो आइन की खिलाफवर्जी थी, उसके बाद मैं नहीं समझती कि इस मामले का वज़ीर आला रहने का कोई कानूनी जवाब दिया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चार्ज लगाया कि उन्हें आइन की खिलाफवर्जी थी। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये कानूनी मामला जो है यकीनन इनको हम कानूनी तरीके से अदालतों में सेटल कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अज़मा, आपने एक्सप्लेन किया अपना पॉइंट ऑफ व्यू।
ऑल इन ऑल हम ये कहेंगे कि रीजनिंग जो भी हो अच्छा हुआ है कि ये नहीं होगा, क्योंकि 18% आपको पता है कि लाहौर इटसेल्फ में 18% कोरोना का पॉजिटिविटी रेट है। और आए दिन आप भी सुन रहे होंगे बहुत से और केसेस। लगता था पूरा साल जब गुजर गया जो लोग बच गए हैं, जिनको नहीं कोविड हुआ तो ठीक है, अब निकल गई है सारी बात, लेकिन लिटरली लगता है कि कोविड भी कोरोना भी चुन रहा है कि कौन से रोग हैं जो रह गया है कि उसको भी होगा। एंड आई किड यू नॉट, ये बिल्कुल लगता है कि इसी तरह हो रहा है। बहुत से लोग जो घरों से निकले नहीं पूरा साल, उनको भी कोरोना होना स्टार्ट हो गया है। एंड द रेट पॉजिटिविटी रेट इज 18। आई हैव नॉट हर्ड दिस रेट बिफोर। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। और जिस तस्वीर का जिक्र कर रही थी, बाज़ चीज़ें होती हैं कि चलें कर ली आपने अगर गलती कर ली है तो उसे छुपा के रखें, उसके बाद उसकी तस्वीरें जारी करना, क्योंकि आपको यकीन भी है कि ऐसी सूरत हाल में कोरोना नहीं भी फैल रहा, लेकिन आप जिस पोजीशन पे होते हैं वहाँ पे ये ऑप्टिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप दूसरों को क्या पैगाम दे रहे हैं। हाँ। और हम वज़ीर आज़म की उस तस्वीर की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र अज़मा बुखारी साहिबा भी कर रही थी। बिल्कुल उस तस्वीर पे चलें बात कर ही लेते हैं। ऑल्दो थोड़ी सी ये वो तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बल्कि अगर इफ़ यू आर एन एक्टिव यूज़र और सोशल मीडिया तो अब तक आपने ये तस्वीर देख भी ली होगी, जो कि हमें अफसोस हुआ फ्रैंकली। ऑफ कोर्स कोविड तो हर किसी को हो ही रहा है और कितने स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो थोड़ा सा बाशऊर और पढ़ा लिखा भी हो उसको ना पता हो कि SOP कोविड के क्या हैं। इसका मतलब ये है आइसोलेशन। जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, जब वायरस आपके अंदर आ जाता है तो आप दूसरों से बिल्कुल कट जाएं, आप हट जाएं और फिर 2 हफ्ते तक आप ना मिलें। वी हैव ऑल गॉन थ्रू इट। सारे पूरी दुनिया में SOPs है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए अजीब से नहीं है। 6 दिन हुए हैं वजीर आजम को अभी, 6 डेज ऑफ क्वारंटाइन, और उसमें आपने ये तस्वीर भी देख ली और साथ उनकी पूरी एक मीडिया टीम जो है बैठी हुई है, डिस्टेंस से बैठी हुई है बट एक क्लोज्ड विसिनिटी में। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे ज़रूर यकीनी है कि सबको जो भी इस मीटिंग में मौजूद थे वो कोविड उनको लगने के शदीद खदशात है, लेकिन एट द सेम टाइम खदशात है भी, क्योंकि स्पेस वही यूज़ हो रही है जो एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट यूज़ कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी? मतलब है कि अगर इन्हीं 5 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप एक बना के वीडियो कॉल कर लेते तो वो 5 विंडोज में नजर आ जाते सारे लोग, 4-5 में। So it is very easy to talk to people online these days. I wonder कि ऐसा क्या एजेंडा था कि उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, तुसी सारे ही आ जाओ फिर तो ऐसी बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ फवाद चौधरी साहब को जरूर कहूंगी कि आप ही इनको मशवरा दे दें, कोई विंडो शिंडो इनको कुछ बना दें ताकि ये ऑनलाइन बातें भी हो सके पूरी दुनिया। उसके बाद अफसोस की बात यह कि चलें आपने मीटिंग कर ली, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था, आपने मुल्क के मसीत और मफाद में मीटिंग कर ली, आप उसको अपने तक रखें। आप उसका ढंढोरा क्यों पीट रहे हैं? क्योंकि एक ऐसे मुल्क में जहां अभी तक लोग वैक्सीन लगाने से खाइफ हैं, जहां अभी भी लोग कहते हैं कोरोना शरोना कुछ नहीं है, वहां पे आप वाकई उनके जहन में ये नक्श करते हैं कि कोरोना शरोना कुछ नहीं है, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे कोरोना हुआ, मैं देखो मैं 5 लोगों से मिल रहा हूँ। तो यू नो मतलब इंसान थोड़ा सा वो हो जाता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। एनीवे जी, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का तज़किरा करेंगे, which seems like getting out of hands now। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है। मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर जा चुकी है। हुकूमत ने चीन की 2 कंपनियों को 10,60,000 कोरोना वैक्सीन की खुराकों का ऑर्डर तो दे दिया है। कोरोना की तीसरी लहर से सबसे ज्यादा पंजाब बिलखुसूस लाहौर मुतासर हुआ है। जैसा कि हमने बताया आपको, मुस्बत केसेस की शरह 18% तक पहुंच गई है। बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है। मैंने नहीं सुना था इससे पहले इतना ज्यादा। दैट्स द थिंग, मुझे भी लगता है कि मैंने पहले ये नहीं सुना। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत सूबे के 9 अजला में 11 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। हालात यही रहे तो हुकूमत के पास लॉकडाउन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। ऑल्दो वी डू नो हाउ दे फील अबाउट इट कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, एंड इन प्रिंसिपल ऑफ कोर्स वी एग्री, लेकिन अगर हालात यही रहे तो क्या करें जी। अभी हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे, हमें बता दें बल्कि कि अगर कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव है तो ख्वाह वो खुद को कितना ही बेहतर महसूस कर रहा हो एंड उसको माइल्ड सिम्टम्स हों, उसे इस तरह की मीटिंग्स करना चाहिए जैसे कि कल वज़ीर आज़म ने की। हम ये इसलिए भी पूछ रहे हैं कि शायद हमें अब तक इन्फॉर्मेशन सही नहीं पहुंची और मे बी ही हैज़ माइल्ड केसेस और शायद इट्स ओके फॉर हिम टू सिट, लगता नहीं है वैसे। तो क्या आपको लगता है कि इस बात से क्या पैगाम दिया जा रहा है? कोरोना की जो SOPs होती हैं वो हम सबको पता है कि उसके अंदर ये होता है कि हमें कम से कम 6 फुट का फासला रखना होता है, मास्क का इस्तेमाल करना होता है और खुली और हवादार जगहों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन मीटिंग्स में ये तमाम SOPs जो हैं वो पूरी तरह से फॉलो की जा रही थी।
प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कम से कम 25 से 30 फुट के फासले पे वो बैठे हुए थे। तमाम लोगों ने मास्क पहना हुआ था और तमाम खिड़कियां खुली थी और एक बहुत बड़ा कमरा था जहां पर ये हो रहा था। तो SOPs के साथ ये मीटिंग हुई है और मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां जो होती हैं वो किसी भी आम शख्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती हैं और बाज़ दफ़ा कोई अहम मुल्की ऐसे होते हैं मामलात जिनको फौरी तौर पे एड्रेस करना होता है। तो बहरहाल आइडियल सिचुएशन तो नहीं थी, मगर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो करनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहबा, हमें यकीन है कि इस मीटिंग में SOPs का ख्याल रखा गया है और ये जितने लोग बैठे हुए हैं, आई होप कि इनमें से किसी को नहीं लगेगा। बहुत ही कम चांस से, बहुत ही रेयर केस होगा, नहीं फैल सकता इस तरह कोरोना। लेकिन बाज़ दफ़ा ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म की आपने कहा ना बहुत ही अहम मुल्क की जिम्मेदारी, उनकी मुल्क की जिम्मेदारी में ये बहुत अहम जिम्मेदारी थी कि वो इस वक्त एक ऐसी चीज़ का मुजाहरा ना करते जिससे लोगों के जहन में इबाम होता कि कोरोना तो बस नॉर्मल सी चीज़ है, खास तौर पे उस मुल्क में जहां ऑलरेडी इतनी कंफ्यूजन है। इसलिए हम डॉक्टर साहब, पहले हम कोरोना की बात कर रहे थे, लाहौर पर्टिकुलरली इस्लामाबाद की बहुत ही बुरी सूरत हाल है। आई वंडर कि क्या हो रहा है। और हम डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है PMA लाहौर से। डॉक्टर साहब, सिंध में एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री निस्बतन कम केसेस हैं, लेकिन हम फिर वही कहते हैं कि इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ डेज के हर जगह ही फैल जाता है फिर सारा कुछ। ये जो नई वेव, नई स्ट्रेन आई थी UK वाली, लाहौर को कितना मुतासर किया है? 18% पॉजिटिविटी रेट हमने पहली और दूसरी वेव में शायद नहीं सुनाई। अगर हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज़ हमें करेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखें, जो पहली और दूसरी बल्कि पहली वेव के अंदर कराची के अंदर इसका इन्फ्लक्स ज़्यादा था कोविड का, लेकिन अब थर्ड वेव चूँकि ये सारी ब्रिटेन वलायती, इसको कहना चाहिए कि वलायती वायरस है जो कि पाकिस्तान के अंदर आया। और नॉर्मली चूँकि पंजाब के हिस्से जिसमें लाहौर, आज़ाद कश्मीर, गुजरात, ताला मूसा, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से हमारे यहाँ UK के अंदर आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है। और यही वजह है कि वहाँ पे चूँकि UK का भी आप समझते हैं कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले तो इसका मजाक उड़ाया, अमेरिकन का जो पुराने प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी कोविड का मजाक उड़ाया, और फिर अमेरिका ने भुगता, बरतानिया ने भुगता, जो अभी तक भुगत रहा है। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जबकि पता चला कि बरतानिया के अंदर इस किस्म की वबा फैल रही है, एक नया स्ट्रेन आ गया है, यूरोप ने सारी फ़्लाइटें बंद कर दी, लेकिन पाकिस्तान चूँकि हमारे माशाल्लाह रवैये ही ऐसे हैं कि हम समझते हैं कि हम सबसे अच्छी कौम है और गालिबन हमारे साथ तो कुछ नहीं होने लगा। यहाँ पे ना तो एयरपोर्ट के ऊपर कोई चेकिंग का किया गया, ना एयरपोर्ट के ऊपर वो प्रोटोकॉल्स जो कि एक किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए प्रोटोकॉल्स थे, और पहली वेव के अंदर जैसा कि पाकिस्तान में किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पहली वेव को जिसको कि एक सक्सेसफुल स्टोरी हम बयान करते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने तमाम तंजीमों ने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को मजबूर किया, इदारों को मजबूर किया कि वो लॉकडाउन की तरफ जाएं। पेंडेमिक और इसके साथ जो दुनिया ने सीखा है इसके अलावा कुछ नहीं है कि अगर आपके साथ कोई केसेस हैं, यू अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप कह रहे हैं, बिल्कुल रवैयों की बात कर रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि एक सॉफ्ट प्रेशर था ताकि उसको लॉकडाउन की तरफ जाएं, लेकिन उसके बाद चले लॉकडाउन की रीजनिंग ना करने की रीजनिंग भी हुकूमत की समझ आ गई, फिर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पे या स्मार्ट लॉकडाउन पे आ गई बात। अब बात जो है वो लगता ऐसा है हमें, और आप हमें बेहतर बता सकते हैं कि फर्स्ट वेव से ज़्यादा ख़तरनाक थर्ड वेव हो गई है। और चूंकि हमने फर्स्ट को सही तरह समझा नहीं था, हम भी बहुत से अगर माहिरीन से भी जब हम इस प्लेटफॉर्म पे बात करते थे कि जी ये किस तरह हुआ कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा ना फैला कोरोना, तो उनको भी इतनी बात समझ नहीं आती थी। अब अगर तब स्टडी हो जाती तो अब शायद बेहतर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। जब पहली वेव भी थी लाहौर के अंदर, हुकूमत पंजाब से हमने और मैंने ज़ाती तौर पे एज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के लिए यही एक ऑफ़र की थी और गुजारिश की थी इन्हें कि 9 टाउन है लाहौर के, कि यहाँ रैंडम सैम्पलिंग कीजिएगा, 1-1 हज़ार का सैंपल लें। अगर हमारे साथ मौजूद है कोविड तो हमें किसी किस्म के लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, और अगर हमारे साथ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और मौजूद हैं तो वी हैव टू गो फॉर द लॉकडाउन। मैं आपसे शेयर करूं मैम कि दुनिया के अंदर ये देखिए, अभी कल आपने भी मतलब सारा देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ये रवैये कि सारे हमने सोशल डिस्टेंसिंग रख के इजलास कर दिया, ये हमारे सिर्फ तअस्सुरात होते हैं जो कि कम्युनिटी को एट लार्ज बताते हैं। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि नीदरलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने अपने 60 साल जो थी बर्थडे अपने शहर से बाहर कहीं फैमिली के साथ, और सर्टनली मतलब उन्होंने भी इसी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, बट उन्होंने एक बर्थडे मना ली। वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जो नॉर्म्स थे वहाँ पे SOPs थे, प्राइम मिनिस्टर ने उसको वायलेट क्यों किया। अब हमारे यहाँ
जो मतलब जलसे जुलूस हो रहे हैं शहरों मोहल्लों के अंदर, आप देखते हैं कि अभी मतलब 18%, इट इज़ नॉट अलार्मिंग, इट इज़ मतलब कैटास्ट्रॉफिक पॉजिटिविटी रेट जो यहाँ पे है। लाहौर के हॉस्पिटल्स के अंदर अब जगह नहीं है। हुकूमत के गो के एक सरकारी तौर पे दे देते हैं कि जी हमारे पास वेंटिलेटर 50 खाली हैं, वो पूरे पंजाब के अंदर है, अल्लाह जाने कहाँ पे कहाँ खाली है कहाँ नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का यहाँ पे ये हाल है कि आपको बेड्स नहीं मिल रहे इस वक्त लाहौर के अंदर। लेकिन हम चूँकि हमारा एक मिजाज है कि सब अच्छा का, और हुकूमत समझती है कि अगर खुदा न खास्ता किसी अच्छा, जो स्मार्ट लॉकडाउन है डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही, ये भी बिल्कुल ही ऐसा लगता है धोखा है टाइम्स, ये कितना कारगर साबित होता है ये स्मार्ट लॉकडाउन? डॉक्टर साहब आप अपना ओपिनियन दे दें, इज दिस द टाइम कि हमें नेशनल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए या फिर उन इलाकों में जहां पे तो जिन शहरों में बहुत ज्यादा है वहां पे कुछ किया जाए मे बी? देखिए, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस के आपने ये स्मार्ट लॉकडाउन कह लें या वो एरियाज़ जहाँ पे ये सारा बड़ा होता है उसको आपने बंद करना होता है। मैं अगेन आपसे एक शेयर करूँ, और इंटरनेशनल जो अभी तक हम सीख रहे हैं कोविड की खातिर, खुदारा कोई अपने आप को फ़िलासफ़र ये ना समझे कि हमने कोरोना को समझ लिया है और हमारी जो सारी अच्छी और ठीक हो गई है। जब तक इस स्टेट ऑफ माइंड से हम बाहर नहीं आएंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं आ सकती। मैं आपसे शेयर करूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर स्टेट वहाँ पे इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे इस वक्त मेलबर्न एयरपोर्ट जो है वो बंद है। द रीजन बीइंग कि वहाँ पे 3 केसेस आ गए थे। ये जी ऐसा ही है पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ अभी बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी डॉक्टर साहब, टाइम की कमी है। तो प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट PMA। अच्छा जी, ऑल थिंग्स असाइड, मैं और अब्दुल्ला ये बात कर रहे थे कि हसीना मोइन साहिबा जब हमारे शो जियो पाकिस्तान पे आई थी तो एकदम से याद ये आया कि अब्दुल्ला उस वक्त गालिबन उसी दिन आप शायद लीव पे थे, क्योंकि ज़ुहैब मेरे साथ बैठे हुए थे। तो ये बड़े चांसेस होते हैं जो कभी कभार मिस हो जाते हैं, लेकिन आई एम श्योर आपकी वैसे किसी और हुई भी है लिटरेरी फेस्टिवल वगैरह पे भी। अच्छा, एक क्लिप हम खास तौर पे फ्रॉम दैट इंटरव्यू, क्या कहेंगे, एक कॉन्वर्सेशन डिस्कशन थी हमारी जो उनके साथ हुई थी, जो कि दिसंबर में हुई थी बिल्कुल अभी रिसेंटली, few months ago, 22nd December to be precise। नौजवानों के लिए और पाकिस्तान में तालीम और तालीम से जुड़े मसाइल और नौजवानों की ग्रोथ, इससे मुताल्लिक उनके क्या ख्यालात हैं, देखिए पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं। बिल्कुल, जो यंगस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो काम करें जो बाहर के बच्चे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, जो कोर्सेज हैं, हमारे सिलेबस है, वो इस तरह का है कि जो आगे नहीं ले जा रहा है, हम वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं, बल्कि कभी कभी तो लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं। हसीना आपा से बात करना वुड ऑलवेज बी सच अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि एक तो वो इतनी फार साइटेड थी। अगर आप उनके पुराने ड्रामे भी देख लें, 30 साल पुराने ड्रामे भी देख रहे हैं, तो मतलब वो दे वर सो अहेड ऑफ देयर टाइम। अब भी हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि मतलब ये उस वक्त ये लिख रही थी और ये बन रही थी चीज़ें। शी वॉज वन ऑफ अ काइंड, जिसको कहा जाता है, उन जैसी वैसे और कोई और नहीं है। उस वक्त उनके ड्रामों में जिस तरह के पाकिस्तानी माशरे की जो अक्कासी की गई है ना, वो भी ऐसा लगता है कि हम, ऐसा लगता है एट टाइम्स के हम पीछे चले गए हैं आज के दौर में। कितनी बार हमने ये जिक्र किया है। जनाब अनकही के कुछ यादगार क्लिप्स हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। वैसे ऐसा ड्रामा किसी से भी पूछ लो कि उनका टॉप मोस्ट फेवरेट ड्रामे में कौन से होते हैं, तो ये अनकही तन्हाइयां जरूर होते हैं। तो होता ही होता है। और इसमें मतलब मामू का क्या कैरेक्टर था। Anyway, we can अच्छा जी, अभी हमें वापस जाना है टू डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, जो हमारा इंतजार कर रही हैं फ्रॉम द लास्ट आवर। हमने वजीर आजम की तस्वीर से मुताल्लिक तो डॉक्टर साहिबा का व्यू ले लिया। अब डॉक्टर साहिबा हमें बताइएगा कि इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है कोरोना की तीसरी लहर की, जाहिर है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लाहौर में तो सूरत हाल बहुत ही खौफनाक है। लोगों की बेएहतियाती ही अपेरेंटली क्या सर्टनली इसकी वजह बनती है, लेकिन माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन हो या स्मार्ट लॉकडाउन हो, ये पॉलिसी एज सच ऐसा लग रहा है कि अब काम कर नहीं रही है। तो क्या वो एरियाज जहाँ पर इतना बुरा हाल है, मुकम्मल लॉकडाउन का सोचा है या सोच सकते हैं? देखिए जी, लॉकडाउन का दायरा कार जो है वो आने वाले दिन के साथ बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे डेटा हमारे पास आ रहे हैं और पता चल रहा है कि कौन से एरिया जो है उनमें केसेस की तादाद बढ़ रही है, तो इसका दायरा कार जो है वो वसी किया जा रहा है। मगर टोटल लॉकडाउन की तरफ आना शायद अभी स्टेज के ऊपर कंसिडर नहीं किया जा रहा, क्योंकि आप मईशत को टोटली जो है वो बंद नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसके मुतहम्मल नहीं है, मगर दायरा कार जो है वो लॉकडाउन का बढ़ रहा है, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी और जितनी ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी वो हुकूमत करेगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। कोरोना वैक्सीन का मामला जो है वो पेचीदा होता जा रहा है। हुकूमत की मंगवाई वैक्सीन तो जाने कब आएंगी, उनके इंतजार में बैठे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जिस कीमत पर वैक्सीन लगाने की इजाज़त दी जा रही है उस पर भी कुछ समझ नहीं आती कि क्या कहा जाए, क्योंकि उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। इतनी महंगी वैक्सीन इस मुल्क में, मतलब ये एक्सपेक्टेशन कैसे की जा सकती है कि आवाम जाके खुद वॉलंटरीली लगाएगी? वो तो मुफ्त नहीं लगा रही। इतना ज़्यादा शक है इस चीज़ पे भी। जब हर शख्स को घर में वैक्सीन लगी, हर 5-5, 6-6 लोग तो एक घर में होते हैं, तो ये आवाम के साथ जुल्म नहीं है? या तो मुफ्त मंगवाएं या फिर कंट्रोल करें प्राइस जो प्राइवेटली बेची जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत की मंगाई हुई वैक्सीन जो हुकूमत ने परचेज की है वो 10 लाख वैक्सीन जो है वो इंशाल्लाह ताला 28 मार्च को पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। ये साइनोफार्म की वैक्सीन है और उसके फौरी बाद 60,000 कैंसिनो बायो की वैक्सीन जो कि सिंगल डोज होती है वो भी पाकिस्तान पहुंच जाएगी। और अप्रैल के महीने में मजीद कई मिलियन वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच रही हैं और ये सब पाइपलाइन में है और आवाम के लिए वाफिर मिकदार में वैक्सीन जो है वो हुकूमत उनका बंदोबस्त कर रही है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, आप उसके पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को ऑप्शन दी गई थी कि चूँकि हुकूमत एक सिस्टम के तहत लगा रही है, एज वाइज हम कर रहे हैं, पहले फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे, फिर 60 साल से ऊपर के लोग थे, अब आहिस्ता आहिस्ता हम 50 साल से ऊपर के पाएंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले एज ग्रुप को आएंगे। अगर कोई अपने वक्त से पहले, अपनी बारी से पहले लगवाना चाहता है तो ये एक ऑप्शन उनको दी गई थी और वो बहुत थोड़ी तादाद में है, शायद 50,000 के करीब कोई वैक्सीन वो मंगवाने का कर रहे थे, पर बहरहाल अभी तक उसकी प्राइस हुकूमत की तरफ से फाइनल अप्रूवल नहीं मिला। हुकूमत हर चीज़ को देख रही है और जो उनकी लैंडेड कॉस्ट होगी और जो एक रीजनेबल मार्जिन होगा जो कि प्राइवेट सेक्टर की डिमांड होती है उससे ज़्यादा बढ़ के इस वैक्सीन की प्राइसिंग नहीं करने दी जाएगी। डॉक्टर साहब, जो रफ्तार वैक्सीनेशन की चल रही है, बहुत से लोग होंगे जो चाहेंगे कि अपनी बारी से पहले लगवाएं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो लिटरली यू हैव टू सेल अ किडनी टू गेट द वैक्सीन। इतनी महंगी वैक्सीन है, तो एक तो वैक्सीनेशन लगाने का प्रोसेस को तेज करें। हमारा जो प्रोसेस जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस, लेकिन उसकी रफ्तार एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द रीजन आप देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है जी, इंडिया तो अब खुद वैक्सीन वहाँ पे बन रही है तो वो लगा रहे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, आप सारी सूरत हाल देख लें। हम तो दुनिया में ऐसा लगता है वो जो ग्राफ है हमारे रीजन का उसमें कहीं है ही नहीं। वी आर नॉट एक्चुअली, मतलब हम इतने स्ट्रेट हैं कि वो उसमें अब बस ये हम जो डिल्यूजन है ना हमारा कि हमसे बेहतरीन और हमारे से दुनिया ने सीखा और ये पता नहीं कब हम फील गेट। द पॉइंट हैज बीन मेड एंड वी विल मूव ऑन नाउ। और थोड़ी सी बात पीडीएम की करने जनाब, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है दोस्ती हो गई है। पीडीएम सरबराही इजलास के बाद अपोजिशन की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तंज और तुंदो तेज बयानात के बाद अब बज़ाहिर सीज फायर हो गया है। बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्टी रहनुमाओं को नून लीग के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। साथ ही पीपल्स पार्टी ने आज मरीम नवाज के साथ इजहार यकजहती के लिए नायब ऑफिस के बाहर एहतजाज में शामिल होने का ऐलान भी किया था, लेकिन मरीम नवाज की पेशी मुलतवी होने के बाद प्रोग्राम भी मनसूख हो गया है। बहरहाल मरीम नवाज ने कल पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात पर खुलकर अपनी राय का इजहार किया। मेरा बिलावल भुट्टो साहब से एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जो सियासी उतार चढ़ाव हैं उनको बयानात की नज़र नहीं होना चाहिए। मैं कल भी ये कहा था कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं ताल्लुकात को, सियासी ताल्लुकात को निभाना जानती हूँ और मैं निभाऊंगी इंशाल्लाह। इसी पे हम तजिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आसमा शराजी। आसमा, 2-4 दिन पहले की ही बात है, तब तक तो ऐसा माहौल था जिसमें पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ ऐसी जगह नज़र आ रहे थे कि पीडीएम का मुस्तकबिल बिल्कुल दाव, बल्कि लगता था कि पीडीएम अब इट्स ओवर नाउ। तो अब माहौल जो है वो कुछ ठंडा नज़र आ रहा है। आपके ख्याल में क्या अब पीडीएम बच गई है, दे विल प्रोग्रेस टुगेदर, या फिर अभी भी आपको लगता है कि ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा? दोनों जमातों की तरफ से ये रियलाइजेशन हुई है, शिकवा जवाब शिकवा, जवाब दर जवाब जो है जब मिला है तो उसके बाद से ये एहसास हुआ कि दोनों जमातें बड़ी ख़ास करके जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, वो दोनों एक दूसरे के लिए बड़ी लाजिम व मलजूम हैं। अगर जाहिर है कि PMLN ने और मौलाना फजलुर रहमान ने मशरूत कर दिया इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च के साथ, जिसके बाद ये रिफ्ट आई, एक पुराना स्टांस जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पिछले कई महीनों से
था कि वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, बल्कि इन इलेक्शंस के फ़ौरन बाद का उनका ये स्टांस रहा है कि वो मौलाना के कहने पे जो पहली APC हुई थी कि इस्तीफ़े दे के बाहर निकल आए असेंबलियों से, पीपल्स पार्टी ने इसको रेजिस्ट किया था। और आज भी उनका मौक़िफ़ यही है कि इसको लास्ट ऑप्शन के तौर पे और डिटरेंस के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, एटम बम के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं कि आप लेके निकल भी आएँ और उसको वो डिटरेंस के नाम से कहते भी हैं। तो अब जाहिर है कि दोनों को इस बात की रियलाइजेशन हुई है कि पीपल्स पार्टी अगर नहीं होगी तो लॉन्ग मार्च में एक बड़ा नंबर, एक बड़ी जो तादाद है, जो सिंध से लोगों के आने वालों लोगों की तादाद है, एक वाइब्रेंट तादाद है, उससे उनको हाथ धोने पड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को इस बात का खदशा मौजूद है कि अगर PMLN उनके साथ नहीं होगी तो उनको जो पॉलिटिकल मूव्स उनकी हैं उसके ऊपर उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। So both the sides have something to gain and something to lose. नाज़मा साहिबा, दोनों बड़ी पार्टियों की लफ्जी जंग के बाद PDM इकट्ठी भी हो जाए तो भी इस्तीफ़ों का मामला है, सेनेट में अपोजिशन लीडर की नामजदगी का मामला है, वो तो बड़ा अहम है, फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी का किस्सा भी सबको याद है, तो इन सब पर इख्तलाफात तो हैं। अब इन मसाइल का सबके लिए कोई काबिल कबूल हल मुमकिन भी है या फिर नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही है कि सिस्टम के अंदर रहते हुए उनको तब्दीली लेके आनी है और किसी हद तक उसके अंदर बहुत उनको कामयाबी मिली है। मसलन ये कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो कि 9 हलकों में इंतखाब हुआ, उसके अंदर PMLN को मनाया कि आप इलेक्शन लड़े वहाँ पे, और आप देखें PMLN ने कितनी बड़ी उनको कामयाबी मिली है। और उसके बाद हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर पड़ा, उसके बाद फिर सेनेट के अंदर जो यूसुफ गिलानी साहब का इंतखाब था और हफीज़ शेख साहब के साथ मुकाबला था, हफीज़ शेख साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके ऊपर हुकूमत पे और मज़ीद दबाव बढ़ा। फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसके अंदर भी 7 वोट जो थे पीपल्स पार्टी और PDM का ये ख्याल है कि वो सही वोट थे, लिहाजा एक प्रेशर ऑलरेडी मौजूद है। और यहाँ तक कि हुकूमत को मजबूर किया PDM ने, तमाम जमातों ने, कि वो अपने नंबर्स को जो है वो गिनना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद बजट आना था, बजट के अंदर भी वोटिंग होती है, अगर बिल मुस्तरद हो जाए मालियाती तो उसके हुकूमत को घर जाना पड़ता है, तो उसकी तैयारी की जा रही थी, अदम एतमाद की तैयारी की जा रही थी। पंजाब के अंदर अदम एतमाद की तैयारी जो है वो उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी जिसके ऊपर PDM आगे बढ़ रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आनन फानन पीपल्स पार्टी PMLN और मौलाना की तरफ से जब ये दबाव आया तो एक तरह से हुकूमत मजबूत हुई और PDM जो है वो कमज़ोर हो गई। अब दोबारा से जो है उनको इन सारी चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आसमा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात है, जब दो पार्टीज़ और इतनी बड़ी दो पार्टीज़ एक दूसरे को इतना कुछ कह चुकी हों और उसके बाद फिर वो दोबारा से मेज़ पे आके बैठ जाएं, मतलब फिर लोगों की मतलब कितना फेथ रह जाएगा उन पे, बिकॉज दे डू सी व्हाट गोज ऑन। और उसके बाद जहाँ ज़रूरत पड़ती है साथ भी हो जाते हैं, फिर ज़रूरत नहीं होती तो एक दूसरे को सुनाना शुरू कर देते हैं। कौन सा को पहली दफ़ा होगा? एग्जैक्टली, और ये होता भी रहेगा तो लोग तो थोड़े से डिसइल्यूजन हो ही जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सियासत है ही नामुमकिनात को मुमकिन बनाने का नाम। आज बहुत सारे लोग जो कोalition पे, कभी आप देखें कि एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, Which makes you wonder actually। यौम पाकिस्तान पर मौसम की खराबी के सबब 2 रोज़ के लिए मौखर होने वाली परेड का एहतमाम जो है वो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में हुआ, जहाँ मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली खिदमात सर अंजाम देने वाली काबिल फ़ख्र शख्सियात को भी मदऊ किया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से खुसूसी तौर पर सराहा गया, जिसमें पहला नाम कराची से ताल्लुक़ रखने वाली परवीन सईद का था, जिन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद पिछले कई सालों से, कई साल क्या 2002 में स्टार्ट किया था और अब तक 19 साल हो गए भूख के खिलाफ जंग को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया हुआ है। परवीन सईद साहिबा खुदा की बस्ती नामी इलाके में खाना घर के नाम से होटल चलाती हैं। अब इनके 2 होटल हैं, 7 पिकअप पॉइंट्स हैं। कैसे इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया? सिर्फ 3 रुपये में, और उसके बाद अब कोरोना के बाद तो उनका कहना है कि 3 रुपये भी जिन लोगों के पास नहीं होते उनसे नहीं लिए जाते। परवीन साहिबा, थैंक यू, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ओवर। आप हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। सर्टनली आप फ़ख्र पाकिस्तान, वो खिताब आपको दिया गया है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, यू आर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। जल्दी से, हालांकि मुझे पता है कि आप ये बहुत बारी अपनी कहानी तो सुना चुकी होंगी, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए इतने साल हो गए, 2002 में क्या वजह थी कि आपने ये काम शुरू किया? देखिए, अल्लाह ने सबसे पहले काम लेना था तो आपको एक अच्छे इलाके से, शहर से निकाल कर आपको दिल में डाली कि आप जाएं किसी गरीब बस्ती में रहें। तो मैंने जब दिल की बात सुनी तो मैंने कहा चलें उस तरफ,
लेकिन जाहिर है कि सारे घर वाले, वालिदैन, भाई बहन, ससुराल मना करता रहा, ये क्या है, वो तो वहाँ ना पानी है ना गैस है ना कुछ, तो कैसे जाओगे। मैंने कहा घर है, हम बुक कराया हुआ था। हाँ, मैं चली गई। मैंने वो गुर्बत देखी वहाँ कि लोगों के पास 10 रुपये नहीं थे। मुझसे सुबह सुबह 10 रुपये मांगने जब औरतें आती थी तो मैं बड़ी परेशान होती थी कि ये क्या है। पता चला कि 2 रुपये के पापे, 2 रुपये के चाय की पत्ती और दूध और 4 रुपये के पापे लेकर वो अपने बच्चों को नाश्ता कराते थे 10 रुपये में। तो मैं बड़ी हैरान, मैं बड़ा तजस्सुस में पड़ गई, ये कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे, क्या है क्या नहीं। लेकिन बहरहाल फिर इसी दौरान मैं वहीं रही और मेरे घर वाले सब नाराज़ रहे, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला था मुझे वहाँ भेजने का। मैंने उस पर लब्बैक कहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 साल से ज़ायद का अरसा मैंने उस इलाके में गुजार दिया है। बस इसी दौरान एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया था। उसी इलाके में? जी जी, आपने खबर नहीं, उसी इलाके में। मैं खुद मिलकर आई थी इस औरत से। मैंने पूछा कि तुमने क्यों मारा? कह लेंगे जब तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे इसको मार दोगे। तो माँ होने की हैसियत से मैंने सोचा कि ये कैसा वाक़या है, कैसी माँ है, कहीं से भी एक रोटी माँ के बच्चों को खिला सकती थी करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए उस मजबूरी का आपको अंदाज़ा। फिर मैंने कहा कि अल्लाह, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं लोगों को खाना देने के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2002 1 जनवरी को खाना घर का आगाज़ हुआ और आज 21 में हम खड़े हैं। आपने किसी को साथ लिया? जैसे पहली दफ़ा भी आप कोई काम शुरू करते हैं ना तो अपने 2-3 दोस्तों अजीज़ों से कहते हैं कि चलो मैं एक दुकान किराए पे देने लगी हूं। मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। वहाँ कौन आता, शहर से तो कोई भी नहीं आता, इतनी दूर। चले माली मदद तो कोई कर सकता था ना? नहीं, 1 साल तक तो कोई ऐसी माली मदद कुछ नहीं हुई। जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ था हम इसी से कर रहे थे। राशन दे दिया, किसी को खाना खिला दिया, किसी को कुछ, इस तरह करते थे हम। लेकिन फिर जब आप टीवी पर आ जाएं और आप लोग आपके काम को देखें तो फिर लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आपा हम आपके साथ हैं। अच्छा परवीन साहब, बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो भी जिस तबके को भी बिलोंग करते हों, जो भी उनके हालात हों, एक तासुर ये है कि भूखा कोई नहीं मरता। एक ये कहा जाता है कि किसी ना किसी तरीके से किसी को खाना शाना मिल ही जाता है, लेकिन आपने तो बड़ी अपनी आंखों से देखा कि भूख से मरते हैं लोग। लोग मरते हैं। मरते क्या है, मर के जीते हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि वो है। आप कोरोना में अगर आप देख लेते ना, हमने अपना खाना घर नहीं बंद किया। कितने वो हुई कि नहीं जी ये पब्लिक प्लेस बना दिया, ये कर दिया। हमने सारे चीज़ें की, लोगों की हिफाजत का सारा इंतज़ाम किया। हमने 1 बाय 1 बुलाया, लोगों को खाना दिया। कहाँ से खाते? कोई इनके पास पैसे नहीं, वैसे ही नहीं, जितने थे वो भी खत्म हो गए होंगे तब तक कोरोना में। तो नहीं, इन लोगों के पास पैसे नहीं बचते ना, मजदूरों के पास कहाँ पैसे बचेंगे? रोज के जाते हैं और यौमिया उजरत पे काम करते हैं, आज मिला कल नहीं है। अब तो ये आलम हो गया है कि लोग जो हैं रोते हैं आके कि हमें राशन दे दो। औरतें कहती हैं हमें सिलाई मशीन दे दें, हम इसी को करेंगे, कपड़े सिएंगे कुछ। लेकिन वही वाली बात है, उनकी उजरतें भी इतनी कम होती हैं। तो जितना हम कर सकते हैं, लोगों के राशन का इंतज़ाम किया और आटा दिया कोरोना में। अच्छा परवीन साहब, अब इतने साल हो गए, 2002 की आप बात करें, हम 21 में बैठे हैं, 19 साल हो चुके हैं इस बात को। अब लोगों के हालात बेहतर भी होते हैं? मतलब आपके पास जो लोग आ रहे हैं, नहीं, हम किसी के बच्चे पढ़ लिख जाएं, कोई काम शुरू कर दें, कोई कारोबार कर ले। कैसे पढ़ेंगे? कौन सा कारोबार आप करवाएंगे? महंगाई उरूज पर है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जो आटा हमने शुरू के साल में ख़रीदा वो 450 रुपये की बोरी थी। आज वही बोरी मैंने अभी इस्लामाबाद जाने से पहले मैंने ली तो 3300 रुपये की मिली, वो 50 किलो की। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास गुजारा करने के लिए नहीं है। रोते हुए आते हैं कि हम बीमार हैं तो दवा के पैसे दे दें। ऐसे भी ख़ानदान है जो साल साल से बस खाना घर पे ही खाना खाते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि हमें ये सस्ता, क्योंकि हमारे यहाँ पता है, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है ना कि हम किसी को कहते हैं कि जनाब साल से एक ही हालात हैं, तो फिर हम उसे उल्टा कहना शुरू हो जाते हैं कि अपने हालात बेहतर करने के लिए कोई काम करो। कैसे करो? आप बताइए कैसे करेंगे? मैं तो ये सवाल करती हूँ कि गरीब के लिए कोई आसानी पैदा की गई? नहीं, कोई आसानी है ना उसको ये है कि हर रोज़ पैसे मिलते हो, हर रोज़ मजदूरी मिलती हो। या मैं तो कहती हूँ जो क्लर्क है, जो छोटी निचली सतह पे
गवर्नमेंट के भी इदारों में काम करते हैं, वो फुलफिल नहीं कर सकते अपनी ज़रूरियात को। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, किराए का घर है। अच्छा, परवीन साहब इतने साल हो गए, एक जरा बात बताने दें, आपकी कोई टीम बन गई, कोई आपका जो सारा ये सामान मैनेज कर रहा हो, कोई फाइनेंस देख रहा हो, कोई डोनेशंस देख रहा हो, या आप खुद कैसे करती हैं? देखिए सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती हूँ। मैं लोगों को, लोग मेरे पास आते कहते शुगर है, मैंने कहा मुझे 15-20 साल से शुगर है, मैंने कभी नहीं सोचा कि शुगर है और ये है वो है। ये सब चीज़ें सानवी हैं। लोग बने, लोग आए, आके शामिल हुए। मैं कहती हूँ एक मुट्ठी आटा दें, एक रोटी बनेगी, किसी गरीब के पेट में चली जाएगी। आपको निकालने में और मुझे लेने में कोई आड़ नहीं होगा। लेकिन अच्छे साथी हैं जिन्होंने ग्रुप्स बना लिए, जो महीने के तौर पर मुझे पैसे भेजते, हम फ़ौरन ही जो है उनके पैसे आते ही आटा ले लेते, दालें ले लेते, मसाले। बड़ा स्टैंडर्ड, आपको तो एग्जैक्टली पता है कि वो पैसा जाना किधर है। अच्छा परवीन साहब, बड़ा अच्छा मौका था, कल आप परेड में गई, आप इस्लामाबाद में, आपको इतना ऑनर दिया गया, सदर मुमलिकत से मिली, आर्मी के चीफ से मिली, क्या बातें हुई कि किसी ने कोई आपको ऑफर मदद की या आपका हाथ बटाने की? सराहा तो ऑब्वियसली आपको गया। हाँ सराहा गया, लेकिन वही वाली बात है कि मैं ये कहती हूँ कि अगर सपोर्ट मिल जाए तो आप बिल्कुल तबाही वाली बात है कि उस तबाही के किनारे पे जो जो लोग मौजूद हैं वहाँ खाना जा सकता है। आप एक पाव दाल लेकर अगर 2 दिन 2 चला रहे हैं तो वो एक पाव दाल तो वो 8 बच्चे और मियाँ बीवी के लिए नाकाफी है ना। अच्छा मुझे ज़रा क्विकली बताइए कि आपसे बात करने बैठे हैं तो घंटों बात कर सकते हैं। वो लोग जो इस वक्त हमें पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे हैं, अगर वो खाना घर में पैसे भेजना चाहें, जैसे बाहर बहुत सारे लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग होते हैं, कैसे भेजें, कहाँ रब्ता करें? देखिए एक तो खाना घर का अकाउंट है ना बना हुआ, लेकिन दूसरा ये कि मेरा जो फ़ोन नंबर है वो अगर, या फेसबुक पे आपका कोई पेज है? फेसबुक पे है कोई पेज ऐसा है? तो या फिर हम कुछ, क्योंकि मैं नंबर आपका बता दे सकते हैं आपकी इजाजत से? ठीक है, हम स्क्रीन पर आपकी नंबर आ रहा है, ये नंबर भी दिखा रहे हैं 0300 9212 136 ये स्क्रीन पे हमने लगाया हुआ है। हम इसको ट्वीट भी करेंगे और यकीनन हमें बहुत अच्छी तरह यकीन है कि हमारे व्यूअर्स इस किस्म के लोग खास तौर पे ढूंढ रहे होते हैं। आए रमज़ान है, अब तो लोग खुद ही अपने ज़कात निकाल रहे हैं, आप आए, हम कहते हैं आप दें हमें। हम कितनी बड़ी तादाद में, अभी तक हम 500 घरानों को रजिस्टर रमज़ान के लिए कर चुके हैं। बिल्कुल, और ये नहीं देखा कि पैसे हैं या नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम हज़ारों, जैसे हर साल की तरह हमने रोज़े भी खुलवाया, राशन भी दिया आखिरी अशरे में। जाहिर है सब बच्चों के कपड़े बन रहे हैं, गरीब के बच्चे का नहीं बनेगा तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। 19 साल से आप ये काम कर रही हैं और लोग आपकी मदद कर रहे हैं और इसलिए आपका ये काम चल भी रहा है और यकीनन ये काम रुकेगा नहीं है आपका, और ये बढ़ता ही जाएगा काम। और हम दोबारा से नंबर बता दें कि इन केस यू वांट टू डोनेट, कुछ भी आप देना चाहें, राशन, पैसे, 0300 9212 पर आप रब्ता कर सकते हैं और दिल खोल कर अतिया करें, क्योंकि रोज़ाना 5000 लोगों को ये कुछ लोगों से मिलके ना आपका दिल खुश हो जाता है। इस वक्त हम बड़े ही इत्मीनान से परवीन साहिबा से मिलके बहुत ही खुशी हो रही है कि ऐसे लोग हैं। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर ये है कि रुपया आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन कुछ मुस्तहकम हो रहा है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर गिर रही है और इसी पे ज़रा मज़ीद बात करते हैं। मौशी माहिर मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, डॉलर की कदर बढ़ने पर महंगाई जिस तरह पर जा पहुँची थी वो सबके लिए ही परेशानी की बात थी। क्या ये उम्मीद रखें कि डॉलर की कीमत कम होने के बाद कुछ ना कुछ महंगाई पर फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान में नॉर्मली करंट अकाउंट डेफिसिट देखा जाता है क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं एक्सपोर्ट और रेमिटेंस से, मगर पिछले 7-8 माह में जब से कोरोना हुआ है तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट सरप्लस में मुंतकिल हो गया है। और जनवरी के जो नंबर आए थे उससे लग रहा था कि ये डेफिसिट की तरफ जा रहा है, मगर फरवरी के नंबर करंट अकाउंट के वापस डेफिसिट के कम आए हैं, जिसकी वजह से रुपए को सहारा मिल रहा है। दूसरी जानिब जब से ट्रैवलिंग बंद हुई है तो जो अनऑफिशियल पैसा था जो पाकिस्तान से बाहर जाता था वो भी पाकिस्तान में रह गया, जिसकी वजह से जो मनी चेंजर हैं उनके पास सप्लाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो रुपए की कदर है वो बढ़ रही है। लेकिन रुपए के स्ट्रांग होने से इन्फ्लेशन तो कम होता है, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया जो है वो कोविड से बाहर आ रही है और जो इकोनॉमीज हैं वो खुल रही हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर की कमोडिटी प्राइसेस हैं, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो
पाम ऑयल है, चाहे वो कॉटन है, सब महंगा हो रहा है। तो एक तरफ तो रुपए की स्टेबिलिटी की वजह से महंगाई कम होगी, मगर हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है, तो जो इंपोर्ट जो पाकिस्तान जो भी चीज करेगा वो चूंकि दुनिया भर में कीमत बढ़ गई है तो उसका तो असर होगा। तो अब लग तो यही रहा है कि महंगाई जो है वो थोड़ी सी ज्यादा तकरीबन 8 से 10% के करीब ही रहेगी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब हमसे बात करने का। लेकिन एक बात हम आपको ज़रूर बता दें कि महंगाई तो क्या कम होगी, अब हुकूमत ने बिजली की कीमतों में फौरी इजाफे का भी जो इतलाक़ है वो कर दिया। हुकूमत ने नेपरा एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिसके तहत बिजली 5.5 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी हो जाएगी। अंदाज़ा करें तो सो मच फॉर डॉलर रेट गोइंग अप एंड डाउन। और आपको पता है कि जब गर्मी हो और माशाल्लाह रमज़ान की आमद है तो बिजली का इस्तेमाल वैसे ही बढ़ जाता है। अब एसी भी चलेंगे, पहले ही क्या हाल होता है अगर एक भी घर में एसी चल रहा हो और सारे लोग उसमें एक कमरे में भी अपना वक्त गुजार रहे हों, मतलब तो रुपया स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो फिर बिजली की कीमत ऊपर जा रही है, गैस भी बाय द वे ऊपर होने वाली है, तो फिर फायदा तो कुछ ना हुआ ना। एक बिजली की कीमतों के बारे में तो हमने आपको पहले ही वार्न कर दिया था। यस, बट गैस एक्चुअली ये सारी चीजें होती हैं तो आपको पता है ओवरऑल एक इफेक्ट When you are in an IMF program, you have to increase the utility prices. ये तो पहली शराइत में शामिल होता है। Anyhow जनाब, दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए मुंतखब पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड में शामिल तमाम 34 टाइम ही नहीं है क्या, रवाना हो गए हैं, बस जाने दें, यही कहना। नेगेटिव आए हैं इनके टेस्ट और सारे चले गए हैं। We are going to see you on Monday. Have a great weekend. Please SOPs बिल्कुल बरकरार रखें क्योंकि कोविड काफी फैल रहा है।